द मैंडलोरियन सेशन 1 एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग मैंडो नाम के एक शिकारी हंटर को देखते हैं। इसका काम पैसों के लिए शिकार को पकड़कर अपने क्लाइंट तक पहुँचाना है और ये एक ऐसी ही सभ्यता है जहाँ पर इसी की तरह सभी लोग इसी तरह का मास्क पहनते हैं और ये लोग इस पूरी गैलेक्सी के सबसे अच्छे फाइटर माने जाते हैं। और साथ में इन लोगों का उसूल ये है, जब भी ये लोग मैंडलोरियन बनने की रस्म पूरी कर लेते हैं और ये मैंडलोरियन बन जाते हैं, उसके बाद चाहे इनकी जान चली जाए पर ये कभी भी अपना हेलमेट नहीं उतारते किसी के सामने, क्योंकि ये इनके असूल के खिलाफ है। और इस समय भी ये मैंडो इस प्लेनेट पर एक जेल से भागे हुए अपराधी को पकड़ने आया है और उसे पकड़ने के लिए इसके पास एक ट्रैकर है जिसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि उसका शिकार इस समय एक बार के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ उस शिकार कुछ लोगों ने पहले से ही पकड़ रखा होता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर उसी टाइम वहाँ पर मैंडो पहुंच जाता है और वो उन सभी को पीट कर अपने शिकार को वहाँ से लेकर निकल जाता है। लेकिन इस जगह से अपने शिप तक पहुँचने के लिए मैंडो वहाँ पर एक टैक्सी मंगवाता है, क्योंकि इस प्लेनेट पर भी हवा में उड़ने वाली टैक्सी चलती है। मगर सबसे पहले वहाँ पर एक ऐसी टैक्सी आती है जिस टैक्सी को एक ड्रॉइड चला रहा होता है, इसका मतलब रोबोट चला रहा होता है। मगर रोबोट को देखते ही मैंडो उस टैक्सी को लेने से मना कर देता है, क्योंकि मैंडो को ड्रॉइड से काफी ज्यादा नफरत और वो उन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। और ऐसा क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद जब एक दूसरी टैक्सी आती है तो वो अपने शिकार को लेकर उसमें बैठ जाता है और वो कुछ ही देर में अपने शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी उन लोगों को छोड़कर अपने रास्ते वापस जाने लगती है, तभी अचानक बर्फ में से एक काफी खूंखार दानव निकलकर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। और इसके बाद वो सीधा ही मैंडो की शिप की ओर अटैक करने आ जाता है। मगर मैंडो किसी तरह से उस दानव को शॉक देकर हटा देता है और वो लोग अपना शिप लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिप में वो कैदी मैंडो को डबल पैसे देने की बात करता है कि अगर वो उसको छोड़ दे तो वो उसको उससे भी ज्यादा डबल पैसे देगा जितने उसे उसको पकड़ने के बाद मिलने वाले। लेकिन उसकी ये बात मैंडो के ऊपर काम नहीं करती है और वो मैंडो को कुछ भी बोलकर उसका काम करने से नहीं रोक पाता है। अब कुछ ही टाइम बाद मैंडो अपना शिप लेकर अपने प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहाँ वो शिकारियों के ग्रुप के लीडर से जाकर मिलता है जिसका नाम ग्रीफ होता है। और इस एलियन को पकड़ने का काम ग्रीफ ने ही मैंडो को दिया था और ये ग्रीफ मैंडो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि मैंडो एक काफी अच्छा शिकारी है और ये अपना काम काफी बेखूबी से कर लेता है। तो अब मैंडो अपना इनाम लेता है और वो ग्रीफ से दोबारा से एक नया काम मांगता है, जिसके बदले ग्रीफ उसको एक काम के बारे में बताता है जो कि काफी सीक्रेट है। मगर जब मैंडो ग्रीफ से उस काम की या उस चीज की डिटेल मांगता है जिसे उसे पकड़ना है, तो ग्रीफ उसे बताता है कि ये काम इतना सीक्रेट होगा कि उसकी कोई खास डिटेल भी नहीं दी गई है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि ये काम एकदम खुफिया तरीके से हो, जिस कारण से उन लोगों के पास जिस शिकार को उन्हें पकड़ना है उसकी फोटो तक नहीं है। और अगर उसे ये काम करना है तो उसे डायरेक्ट जाकर उस क्लाइंट से ही मिलना होगा जो ये काम करवाना चाहता है, बाकी की डिटेल वही देगा उसे। और साथ में क्लाइंट इस काम के काफी मोटे पैसे भी देने वाला है, तो मैंडो इस काम के लिए मान जाता है और वो सीधा जाकर उसी क्लाइंट से मिलता है। और ये क्लाइंट देखने में काफी ज्यादा अमीर लगता है, जिसको 24 घंटे काफी सारे गार्ड्स ट्रूपर्स घेर कर खड़े रहते हैं और उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। क्लाइंट और मैंडो की पहली मुलाकात होने पर क्लाइंट मैंडो को बताता है कि उसने उसके बारे में पहले भी सुना है कि वो कितना ज्यादा होनहार हंटर है और उसके किस्सों के बारे में वो पहले ही सुन चुका है। तो वो उस पर काफी उम्मीद करता है कि वो उसका काम कर देगा। और साथ में काम होने से पहले ही वो क्लाइंट मैंडो को एक काफी बेशकीमती धातु की प्लेट देता है जो कि काफी ज्यादा कीमती है, और साथ में बोलता है कि काम होने के बाद वो उसको ढेर सारी इसी तरह की प्लेटें देगा। मगर साथ में क्लाइंट कंडीशन रखता है कि वो चाहता है कि वो उस शिकार उनके पास जिंदा पकड़ कर लाए, मगर वो अगर ऐसा नहीं कर पाया तो उसे उसको जान से मारना है। लेकिन जान से मारने पर उसको प्रूफ देना होगा कि उसने उसको जान से मार दिया है और उसके शिकार के मरने के बाद उसका इनाम आधा कर दिया जाएगा। तो अब मैंडो उस क्लाइंट से उसके शिकार की डिटेल मांगता है, मगर वो क्लाइंट जवाब देता है कि ये काम इतना खुफिया है कि उसको उसकी कोई डिटेल नहीं दी जाएगी, उसे केवल एक ट्रैकर दिया जाएगा जिसकी मदद से वो अपने शिकार को ट्रैक कर सकता। मगर मैंडो इस ट्रैकर की मदद से उस शिकार को नहीं ढूंढ सकता, तो क्लाइंट उसको बताता है कि उसका शिकार कम से कम 50 साल का है और इससे ज्यादा वो उसको एक भी डिटेल नहीं देता है। तो मैंडो भी इससे ज्यादा डिटेल लेने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उनका रूल है कि क्लाइंट जितनी भी डिटेल दे उतनी डिटेल से उन्हें काम चलाना है। अब इस काम को करने से पहले मैंडो जा करता है अपने कुछ मैंडलोरियन शिकारियों से मिलता है जो कि उसी की जाति के लोग हैं, और ये सभी लोग इस प्लेनेट पर अंडरग्राउंड और छुप कर रहते हैं, क्योंकि जिस प्लेनेट पर ये रहते थे उस प्लेनेट पर अटैक कर उसको बर्बाद कर दिया गया है। और अब कुछ ही मैंडलोरियन जिंदा बचे हुए हैं जो यहाँ वहाँ रहकर अपनी जान बचा
रहे हैं। अब इसी जगह पर एक फीमेल मैंडलोरियन भी होती है जिसका नाम द आर्मर होता है, और इसका काम ये है कि ये इन सभी मैंडलोरियन के लिए हथियार बनाती है और साथ में इनकी लीडर भी है। तो मैंडलोरियन तो मैंडो आर्मर को अपनी वो धातु की प्लेट देता है जो उसको क्लाइंट ने काम करने से पहले दी थी, और वो उसे बोलता है कि वो इस धातु से उसके लिए एक नया कंधे का कवर बना दे, क्योंकि इन लोगों में इन सभी चीजों की सबसे ज्यादा वैल्यू है कि किसका कवर या किसके हथियार सबसे ज्यादा मजबूत और एडवांस हैं। लेकिन साथ में मैंडो को अपनी मेमोरीज में अपनी कुछ पुरानी यादें भी दिखती रहती हैं, और इन यादों के बारे में आपको आगे पता चलेगा कि मैंडो के साथ बचपन में क्या हुआ था, जो यादें आज भी मैंडो के अंदर है। इसके बाद मैंडो अपनी शिप से उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपना शिकार पकड़ना है, और ये प्लेनेट एक रेगिस्तान जैसा प्लेनेट होता है, एकदम सूखा हुआ प्लेनेट। और यहाँ आते ही मैंडो अपने उस ट्रैकर से अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देता है, मगर बीच में ही मैंडो के ऊपर इस प्लेनेट के कुछ खतरनाक जानवर जैसे दिखने वाले एलियन, जो कि ब्लैक नाम की प्रजाति के जानवर होते हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं, और इस अटैक से मैंडो की हालत काफी बुरी हो जाती है। और वो ब्लैक नाम के जानवर मैंडो के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं, मगर कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक शख्स आकर मैंडो को उन जानवरों से बचा लेता है, और ये शख्स जिस जानवर पर बैठ कर आता है वो भी ब्लैक जानवर ही होता है, मतलब वो इन जानवरों को अच्छी तरह समझता है, और इस शख्स का नाम क्विल होता है। और ये मैंडो को देखते ही समझ जाता है कि ये एक शिकारी है, तो वो उसे बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके बाद वो उसे साथ में ले जाता है अपने घर तक। अब यहाँ पहुँचने पर क्विल मैंडो को बताता है उसी की तरह यहाँ पर काफी सारे शिकारी आते जाते रहते हैं उसी चीज की तलाश में जिस चीज को मैंडो यहाँ ढूंढने आया है, जिस कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होती रहती है। लेकिन क्विल चाहता है कि जल्दी से वो चीज यहाँ से चली जाए, जिसके बाद यहाँ पर शांति हो जाए। तो वो भी चाहता है कि मैंडो उस चीज को यहाँ से लेकर चली जाए, जिस कारण से ही वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर शांति चाहता है। लेकिन यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पर तेजी से चलने के लिए उन लोगों को उसी ब्लर्क नाम के जानवर की सवारी करनी होगी, क्योंकि वो जानवर इस जगह पर काफी तेज भाग सकता है, जिसके लिए मैंडो को उस पर सवारी करना सीखना होगा। तो किल उसको अपने पालतू ब्लर्क की सवारी करना सिखाता है, और कुछ ट्रेनिंग के बाद मैंडो अच्छी तरह से ब्लर्क को काबू करना सीख जाता है, जिसके बाद वो दोनों ब्लर्क लेकर सीधा उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैंडो का शिकार है। लेकिन यहाँ पहुंचकर क्विल वापस चला जाता है क्योंकि उसका काम केवल मैंडो को यहाँ तक पहुँचाने का था। तो अब मैंडो दूर से ही छुपकर उस जगह को दूरबीन से देखता है जहाँ वो देखता है कि ये एक कैंप है, और इस कैंप के अंदर ही उसका शिकार है, मगर इस कैंप को गार्ड्स ट्रूपर्स ने अच्छी तरह से घेर रखा है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक और शिकारी ड्रॉइड रोबोट आ जाता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इसको भी यहाँ पर उसी शिकार को लेने भेजा है, और इस शिकारी ड्रॉइड का नाम IG-11 है। IG-11 यहाँ पर आते ही उन सभी ट्रूपर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मैंडो भी वहाँ पर पहुंच जाता है, और वो भी उन सभी ट्रूपर्स को मारना शुरू कर देता है। और इसी बीच मैंडो IG-11 को बताता है कि वो जिस चीज के लिए वो यहाँ आया है वो भी उसी चीज के लिए आया है, और सेम उन्हीं लोगों ने उसको भी यहाँ भेजा है जिन लोगों ने IG-11 को यहाँ भेजा है। तो उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी ट्रूपर्स काफी ज्यादा हैं। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर और ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं, और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता है। तो वो IG-11 बोलता है उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको कभी भी पकड़ा नहीं जाना है। तो वो मैंडो को बोलता है कि वो अपने आप को ब्लास्ट करने जा रहा है, तो उसको किसी तरह से रोकता है, और वो उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो मैंडो IG-11 को बोलता है कि वो जाकर उन सभी ट्रूपर्स का ध्यान अपनी ओर करे। IG-11 ऐसा ही करता है, वो बाहर जाता है और सभी ट्रूपर्स का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैंडो एक मशीन गन को उन सभी ट्रूपर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वो सभी गार्ड्स ट्रूपर मारे जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उनका शिकार होता है, और ट्रैकर से उन्हें पता चलता है कि उनका शिकार यहीं पर है, और उनके सामने एक एग की शेप का एक छोटा सा शिप होता है, जिसे जब मैंडो खोलता है तो उसके अंदर एक बच्चा निकलता है जो कि एक एलियन प्रजाति का होता है। अब इसे देखकर मैंडो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट ने उसे बोला था ये कोई 50 साल के आसपास होगा, मगर ये तो एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन IG-11 उसे समझाता है कि शायद ये प्रजाति ऐसी ही होगी जिसकी उम्र काफी स्लो बढ़ती हो। लेकिन IG-11 उस बच्चे को देखते ही उसे जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऑर्डर ही यही मिले कि उसको उस बच्चे को देखते ही जान से मार देना है। लेकिन IG-11 को ये करता हुए देख इस बार मैंडो ही IG-11 को शूट कर देता है उस बच्चे को जिंदा बचाने के लिए, क्योंकि क्लाइंट की शर्त के हिसाब से अगर वो शिकार को जिंदा लाते हैं तो उनको पूरा इनाम दिया जाएगा, और अगर वो मरा हुआ लाते तो उनका इनाम आधा कर दिया जाएगा, जिस कारण से मैंडो इसको जिंदा ही ले जाना चाहता है। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 1 ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता उस बच्चे को लेकर अपनी शिप की ओर निकलता है, मगर उसी रास्ते में मैंडोलोरियन के ऊपर कुछ उसी की तरह हंटर अटैक कर देते हैं। इसका मतलब वो सब भी यहाँ पर इसी बच्चे को ढूंढने आए थे, क्योंकि उन सबके पास भी वही ट्रैकर होता है जो उस बच्चे को ही ट्रैक कर रहा होता है। इसे देखकर मैंडोलोरियन समझ जाता है कि इस बच्चे को ढूंढने यहाँ पर काफी सारे शिकारी आते जा रहे हैं। इसके बाद मैंडो उस बच्चे को लेकर अगले दिन अपने शिप के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने शिप के पास देखता है कि इस ग्रह के कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर जिनको
जावा बोला जाता है, वो सभी उसके शिप से काफी ज्यादा पार्ट चोरी कर चुके हैं, क्योंकि इन जावास का काम यही है, किसी भी चीजों के पार्ट चोरी कर लेना। अब उन्हें देखते ही मेंडो उनमें से एक पर गोली चला देता है, जिस कारण से वो सभी अपने शिप की मदद से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। मगर मेंडो अपने पार्ट्स के लिए उनका काफी पीछा करता है और वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। अब मेंडो की पूरी कोशिश के बाद भी वो जावास को नहीं रोक पाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो जावास उसकी शिप के सभी पार्ट्स लेकर वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। इसके बाद मेंडो दोबारा से अपनी शिप के पास आता है और वो उसे देखता है, लेकिन इस हालत में उसके शिप का उड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसके सभी पार्ट्स गायब हैं। तो अब मेंडो दोबारा से बच्चे को लेकर क्विल के पास पहुंचता है, जहां उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह से जावास ने उसके सभी पार्ट चोरी कर लिए हैं। तो क्विल उसे बताता है कि वो जावास के पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि क्विल की उन लोगों से जान पहचान है। इसके बाद क्विल और मेंडो सीधा जावास के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी जावास मेंडो को देखकर उससे काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि मेंडो ने उनके एक साथी के ऊपर गोली चलाई। मगर क्विल के कारण वो सभी शांत हो जाते हैं। तो अब क्विल उन लोगों को मेंडो के शिप के पार्ट्स वापस करने के लिए बोलता है, मगर वो जावास बोलते हैं कि वो फ्री में उसको पार्ट्स वापस नहीं करेंगे, उनको उन सभी पार्ट्स के बदले कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मेंडो के पास इस समय कुछ नहीं होता है और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो उसी के पार्ट्स के लिए उससे डील कर रहे हैं। तो वो जावा उसे बोलते हैं कि उसको एक अंडा लाकर उसे देना होगा, लेकिन मेंडो को उस अंडे के बारे में नहीं पता होता है कि वो अंडा क्या चीज है। मगर मेंडो के पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं है, तो वो मान जाता है कि वो उन्हें अंडा लाकर देगा। तो मेंडो उस बच्चे को लेकर उस गुफा तक पहुंच जाता है, जहाँ से उसे वो अंडा लेना है। अब ये गुफा बाहर से काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीज रहती है वो काफी खतरनाक और बड़ी है। और जब मेंडो उस गुफा के अंदर घुसता है, तो उस गुफा में मौजूद वो खूंखार जानवर मेंडो को पहले बाहर फेंकता है और वो खुद भी बाहर आ जाता है। अब ये एक राइनो जैसा काफी खतरनाक जानवर होता है, जो मेंडो को देखकर ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अंदर रखे अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये जानवर मेंडो के ऊपर काफी भारी पड़ता है, जिसमें वो मेंडो को काफी सारी टक्करें मारता है। और एंड में वो फाइनली मेंडो को कुचलने ही वाला होता है कि दूर से ये सब देख बच्चा अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और वो देखते ही देखते अपनी शक्तियों से उस पूरे जानवर को हवा में उठा लेता है और उसे दोबारा से जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर मेंडो समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये काफी शक्तिशाली बच्चा है और इसके पास काफी सारी ताकतें हैं, जिस कारण से क्लाइंट ने इस बच्चे को लाने के लिए इतने सारे हंटर्स को वहां पर भेजा था और साथ में इसकी कोई डिटेल भी नहीं थी। मगर इसके बाद मेंडो उस गुफा के अंदर से अंडा निकालता है और वो उस अंडे को लेकर सीधा जावा के पास पहुंच जाता है और वो सीधा जाकर उस अंडे को जावास को दे देता है। इस अंडे को पाकर वो सभी जावास काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उनकी आंखों के सामने उस अंडे को काट कर उस अंडे के अंदर पड़े लिक्विड को सभी मिलकर खाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को इस अंडे को केवल खाना था। तो इसके बाद वो सभी जावास मेंडो को उसके शिप के सभी पार्ट्स वापस कर देते और वो उन सभी पार्ट्स को लेकर अपने शिप तक पहुंच जाता है। मगर यहाँ पर मेंडो क्विल को बच्चे की वो बात बताता है कि किस तरह से उसने अपनी शक्तियों से उस पूरे जानवर को हवा में उठा दिया, लेकिन साथ में वो खुद भी बेहोश हो गया। लेकिन इस समय क्विल को कोई भी बात समझ में नहीं आती है। खैर, अब क्विल मेंडो की दोबारा से हेल्प करता है, जिसमें वो सभी पार्ट्स को अपनी मेहनत और स्पीड से शिप में सही जगह फिट कर देता है, जिस कारण से उसका शिप कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। तो अब मेंडो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो जाने से पहले क्विल को थैंक्स बोलते हुए बोलता है कि वो एक काफी होनहार है, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है और वो उसके लिए काम कर सकता है, क्योंकि उसको भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। लेकिन क्विल बोलता है कि उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए ही निकल गई और अब वो अपनी जिंदगी बची हुई जिंदगी शांति से जीना चाहता है। तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और साथ में वो मेंडो से इनाम लेने के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि उसको चाहिए था कि कोई भी इस चीज को यहाँ से ले जाए, ताकि यहाँ पर हंटर दोबारा से वापस आकर तबाही ना मचाए। तो इसके बाद मेंडो बच्चे को लेकर अपना शिप लेकर वहां से चला जाता है और ये एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है, जहाँ मैंडोलोरियन अब अपने शिकार को पकड़कर अपने क्लाइंट को देने के लिए वापस निकल जाता है। और इसी बीच में मैंडोलोरियन को मेंडो को अपनी शिप में ही ग्रीफ का मैसेज मिलता है, जिसमें ग्रीफ बोलता है कि उसको उसका मैसेज मिला कि उसने अपने शिकार को पकड़ लिया है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश है। मगर अब वो जाकर सीधा इस शिकार को उस क्लाइंट को जाकर सौंप दे, क्योंकि वो क्लाइंट इस शिकार के लिए काफी ज्यादा उतावला है। तो इसके बाद मैंडोलोरियन जैसे ही अपने प्लेनेट पर पहुंच, तो वो सीधा ही उस बच्चे को क्लाइंट के पास ले जाता है। अब इस बच्चे को देखते ही वो क्लाइंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बच्चे को वापस लेकर अपने एक डॉक्टर साइंटिस्ट को उस बच्चे को वहां से ले जाने के लिए दे देता है। जिसके बाद वो क्लाइंट मेंडो को उसका पूरा इनाम देता है, जिसमें वो काफी सारी कीमती धातुओं की प्लेट्स दे देता है, जिससे मेंडो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है। लेकिन मेंडो वहां से जाने से पहले क्लाइंट से पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग उस बच्चे के साथ क्या करेंगे, लेकिन क्लाइंट उसे बोलता है कि अब उसका काम खत्म हो गया और उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे।
क्योंकि ये उसके रूलों के खिलाफ है। उसे उसका इनाम मिल गया है और अब उसको इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब क्लाइंट सीधा सीधा उसे मना कर देता है कुछ भी बताने से। तो मैंडो भी कोई ज्यादा परवाह नहीं करता है, वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपना इनाम लेकर, जो कि काफी मजबूत मटेरियल है, वो सीधा अपने लोगों के पास जाता है, जहाँ वो सारा इनाम आर्मर को देते हुए बोलता है कि वो इस मटेरियल से उसके लिए एक पूरा नया कवच बना दे और साथ में जो भी बाकी बचेगा उससे बाकी बचे हुए साथियों के लिए हथियार बना दे, क्योंकि ये इनाम इतना ज्यादा है कि इससे उसके साथ साथ उसके साथियों के लिए भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आर्मर कुछ ही टाइम में मैंडो के लिए एक नया सूट बना देती है, जो कि काफी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इस मटेरियल की खासियत यही है। तो इसके बाद मैंडो उस सूट को पहन लेता है और वो दोबारा से जाकर ग्रीफ से मिलता है। और अब ग्रीफ दोबारा से मैंडो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि ये काम भी उसी ने पूरा किया, क्योंकि ये काम यहाँ पर बैठे सभी शिकारी को दिया गया था और ये काम करने में कोई सफल नहीं हो पाया, केवल वही है जो इस काम को करने में सफल हो गया। इसी कारण से यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स उससे चिढ़ते भी हैं, क्योंकि उससे ज्यादा होनहार हंटर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैंडो दोबारा से ग्रीफ से एक नया काम मांगता है, लेकिन ग्रीफ मैंडो को बोलता है कि उसे काफी सारा इनाम मिला है और उसने काफी बड़ा काम किया है जो कोई नहीं कर पा रहा था, तो उसे कुछ टाइम एंजॉय करना चाहिए। मगर मैंडो बोलता है कि उसे नेक्स्ट काम चाहिए। तो ग्रीफ दोबारा से मैंडो को एक जेल से भागे हुए कैदी की डिटेल देता है, जिसे उसे पकड़ कर लाना है। तो मैंडो झट से ये काम ले लेता है। अब यहाँ से दोबारा से जाने से पहले मैंडो ग्रीफ से भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसको पता है कि वो लोग बच्चे के साथ क्या करेंगे। तो ग्रीफ जवाब देता है कि उसको भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया और उसको भी नहीं पता है कि वो लोग बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। मगर ग्रीफ बोलता है कि अब उसे उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम हो गया है और अब वो लोग उस बच्चे के साथ कुछ भी करें उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंडो के दिमाग में वो बच्चा छप चुका होता है, क्योंकि उसी बच्चे ने मैंडो की जान उस गुफा के अंदर बचाई थी उस जानवर से। लेकिन दोबारा से मैंडो अपने नए शिकार को पकड़ने के लिए अपने शिप में जाकर बैठ जाता है। मगर यहाँ पर दोबारा से मैंडो को वही बच्चा याद आने लग जाता है और वो इस बार ना चाहते हुए भी अपने शिप से उतरकर सीधा उसी क्लाइंट के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहाँ उसको अपने हेलमेट में लगे एक्सरे से क्लाइंट और उस डॉक्टर की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लोग उस बच्चे के ऊपर कुछ कर रहे हैं और जैसे ही उसका काम हो गया तो वो लोग उस बच्चे को मार देंगे। जिसके बाद वो छुपके छुपते उनके अड्डे में घुस जाता है और वो सभी गार्ड्स ट्रूपर्स को मारता हुआ उस बच्चे तक पहुंच जाता है, जहाँ एंड में उस बच्चे को उस डॉक्टर साइंटिस्ट ने कुछ मशीनों के अंदर रख रखा होता है और वो लोग उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैंडो जल्दी से उस बच्चे को उठा लेता है और वो उस बच्चे को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। मगर अब बाहर आते ही एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे को पकड़ने के लिए यहाँ के सभी हंटर्स को ट्रैकर दिए गए थे, जिस कारण से अब सभी हंटर्स के उन ट्रैकर्स की लाइट जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उन्हें समझ में आ जाता है बच्चा दोबारा से गायब हो गया है और अब सभी हंटर्स उस बच्चे को लेकर चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग मैंडो को वहां से उस बच्चे को ले जाते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद ग्रीफ और उसके साथ कुछ हंटर्स मैंडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं उस बच्चे के लिए। और अब ग्रीफ मैंडो को ये करने से रोकता है और वो बोलता है कि वो जल्दी से उस बच्चे को उन लोगों के हाथों सौंप दे, क्योंकि उसके पास यहाँ से बच के जाने का और कोई चारा नहीं। लेकिन मैंडो ये हरगिज नहीं करता है और वो उन्हें धोखा देते हुए उन पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन उन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि मैंडो कुछ नहीं कर पाता है और वो लोग मैंडो के ऊपर काफी ज्यादा हावी दिखते हैं। मगर एंड पॉइंट पर ही उसी जगह पर मैंडो के सभी साथी मैंडोलोरियन भी आ जाते हैं और वो आते ही मैंडो को उस बच्चे को वहां से ले जाने के लिए बोल देते हैं और वो खुद ग्रीफ और उसके सभी शिकारियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जब मैंडो उस बच्चे को लेकर अपने शिप की ओर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही ग्रीफ मौजूद होता है और वो दोबारा से बच्चा उसे सौंपने के लिए बोलता है। मगर मैंडो दोबारा से उसे धोखा देते हुए ग्रीफ के ऊपर फायर कर देता है, जिस कारण से ग्रीफ शिप से जाकर नीचे गिरता है और मैंडो जल्दी से शिप स्टार्ट कर बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। मगर दूसरी तरफ मैंडो ने जो गोली ग्रीफ के ऊपर चलाई होती है उस गोली से ग्रीफ बच जाता है, क्योंकि उसकी जेब में उस टाइम एक प्लेट रखी होती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। और ये एपिसोड नंबर 3 भी यहीं फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 4 तो एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग एक सौगन नाम का प्लेनेट देखते हैं, जहाँ कुछ इंसान जैसे दिखने वाले लोग अपने एक छोटे से कबीले में रह रहे होते हैं, जो अपना जीवन मछली पालन कर कर बिताते हैं। और ये लोग यहाँ पर काफी शांति और प्यार से रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद वहाँ पर उसी प्लेनेट के कुछ खूंखार लुटेरे उनके कबीले पर अटैक कर कर उनका जमा सारा खाना चोरी कर लेते हैं और साथ में उनके घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अब मैंडो उस बच्चे को लेकर अपने शिप में गैलेक्सी में यहाँ वहाँ उड़ रहा होता है, स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, क्योंकि अब उसने अपने ही लोगों के
साथ गद्दारी कर दी है, क्योंकि उसने इस बच्चे को दोबारा से क्लाइंट से चोरी कर लिया है। और अब दोबारा से सभी हंटर्स और क्लाइंट्स के लोग इस बच्चे और उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ उन्हीं दोनों को ढूंढ रहे होंगे। और इसी बीच मैंडो को उसके शिप से पता चलता है कि उनके पास ही एक सौगन नाम का प्लेनेट है, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल सा प्लेनेट है, जहाँ की टेक्नोलॉजी भी कम है, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए कोई भी जगह भी नहीं है। तो उसे लगता है कि उनके छुपने के लिए यही जगह सबसे सेफ रहेगी। तो वो जल्दी से अपना शिप सौगन पर लैंड कर देता है और वो सबसे पहले वहीं पे मौजूद है रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। इसके बाद मैंडो बच्चे को लेकर कुछ खाने के लिए उसी प्लेनेट पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर मैंडो एक लड़की को देखता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैंडो और वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। मगर मैंडो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है और वो बच्चे के लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है। लेकिन जब वो दोबारा से उस लड़की की ओर ध्यान देता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई होती है। मतलब वो मैंडो को देखकर ही वहाँ से निकल गई। जिसके बाद मैंडो भी वहाँ से बाहर निकलकर उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब मैंडो को वो लड़की मिलती है तो वो मिलते ही उस पर अटैक कर देती है, जिसमें वो दोनों काफी अच्छी फाइट करते हैं और ये लड़की मैंडो को काफी अच्छी टक्कर देती है। और इन दोनों की फाइट से यही नहीं समझ में आता है कि इन दोनों में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से एक साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। और अब यहाँ पता चलता है कि इस लड़के का नाम डून है और इस लड़के को और डून को मैंडो पहले से ही जानता है, क्योंकि डून भी एक शिकारी ग्रुप की हंटर थी। लेकिन डून बताती है मैंडो को कि उसने उन सबको छोड़ दिया, उसके ग्रुप के ऊपर हमला होने के बाद वो सभी मारे गए। जिसके बाद वो अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ छुप रही है, पर जिस कारण से वो भी इस प्लेनेट पर छुपने ही आई। अगर जैसे ही उसने मैंडो को यहाँ पर देखा तो उसे शक हुआ कि शायद मैंडो को भी यहाँ पर उसी को पकड़ने के लिए भेजा गया, जिस कारण से उसने बाहर उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मैंडो तो खुद भी यहाँ पर छुपने ही आया होता है। मगर इसके बाद डून दोबारा से मैंडो को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन दोनों का साथ रहना काफी खतरनाक हो सकता है। तो अब उसी रात जब मैंडो अपने शिप के पास होता है तो रात के समय उसी कबीले से, जिस कबीले को हमने शुरुआत में देखा था, वहाँ से दो लोग मैंडो के पास आते हैं, क्योंकि उन दोनों में से एक ने मैंडोलोरियन लोगों के बारे में काफी सुना है कि वो लोग काफी बड़े फाइटर होते हैं। और ये दोनों यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि वो दोनों चाहते हैं कि से हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि वो उन शिकारियों से उन लोगों को मुक्ति दिला सके, जिसके लिए वो साथ में कुछ पैसे भी लाते हैं। मगर मैंडो उन पैसों को देखकर बोलता है कि ये काम के हिसाब से पैसे बहुत कम है और वो ये काम नहीं करेगा। अब वो दोनों मैंडो को काफी मनाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। अब जाते समय वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं। हम दोनों एक गुमनाम जगह से यहाँ आए थे मैंडो से हेल्प लेने, मगर कोई फायदा नहीं हो। अब मैंडो जैसे ही गुमनाम सब सुनता है तो वो उन दोनों को रोक लेता है, क्योंकि मैंडो को एक ऐसी जगह चाहिए छुपने के लिए जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, मतलब वो गुमनाम हो। तो वो उन दोनों से बोलता है कि क्या उन लोगों के पास वहाँ रहने की जगह है, क्योंकि मैंडो वहीं पर रहना चाहता है छिपकर। तो वो बोलते हैं हाँ। तो अब मैंडो उन लोगों का काम करने के लिए हाँ कर देता है। तो वो उन दोनों का लाया हुआ सारा पैसा उनसे ले लेता और वो पैसा लेकर सीधा डून के पास पहुंचता है, क्योंकि वो इस काम के लिए डून को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। क्योंकि हम सबने देख ही लिया है कि डून की फाइटिंग इसके लिए कितनी अच्छी है और वो इन शिकारियों से लड़ने में उसकी मदद कर सकती है। तो अब वो पैसे डून को देते हुए उसके काम में साथ देने के लिए मदद मांगता है, जिसके लिए डून भी मान जाती है। तो अब वो सभी पूरे 24 घंटे का सफर कर उस कबीले तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं और ये एकदम छोटा सा कबीला होता है। अब इस कबीले के सभी लोग मैंडो और डून को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन सबकी उम्मीद होते हैं दोनों। और साथ में कबीले के बच्चे उस बच्चे को देखकर काफी खुश होते हैं और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसी कबीले की एक विडो औरत जो मैंडो और डून का ध्यान रखती, वो मैंडो के लिए कुछ खाना लाती है। तो अब वो मैंडो को उसके हेलमेट में देखकर उससे पूछती है कि उसने लास्ट टाइम ये हेलमेट कब निकाला था। तो मैंडो बोलता है कि वो हेलमेट निकालता रहता है, वो हेलमेट किसी की भी आंखों के सामने कभी नहीं उतारता। जब वो एक छोटा बच्चा था तभी वो मैंडलोरियन बन गया था और उसी के बाद से उसका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि यही उनका रूल है। क्योंकि जब मैंडो के माँ बाप मारे गए थे उसके बाद मैंडलोरियन नहीं उसको पाला पोसा, जिसके बाद वो खुद भी मैंडलोरियन बन गया। और कुछ भी हो जाए मैंडलोरियन कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाते। अब कुछ समय ही बाद मैंडो और डून उन सभी लुटेरों की जांच पड़ताल करने के लिए निकल जाते हैं, जिनको उन लोगों को खत्म करना है। मगर बीच जंगल में वो लोग देखते हैं कि उन सभी लुटेरों के साथ एक काफी बड़ा जाइंट रोबोट भी है जो उन सबकी मदद करता है और उससे इन दोनों का अकेले लड़ना नामुमकिन है। तो वो दोनों दोबारा से कबीले में वापस आकर कबीले के लोगों को बताते हैं कि उन लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास एक काफी बड़ा रोबोट है जिससे उन दोनों का अकेले लड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन वो कबीले के लोग बोलते हैं कि ये उनके पूर्वजों की बनाई हुई जगह है और कुछ भी हो जाए वो लोग इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो दोनों उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो रोबोट काफी ज्यादा
खतरनाक है और वो दोनों अकेले नहीं लड़ सकते। तो ये बात सुनकर कबीले वाले बोलते हैं कि वो लोग भी मिलकर उनके साथ लड़ सकते, मगर प्रॉब्लम ये है कि इन कबीले वालों को लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो डून बोलती है कि वो इन लोगों को तैयार कर सकती है लड़ने के लिए, जिसके लिए कबीले वाले भी मान जाते हैं। और अब डून उन सभी कबीले वालों को लड़ाई करना सिखाना शुरू कर देती है, जिसमें उन्हें गन चलाना और हथियार चलाना सिखाती है। और इसके दूसरी तरफ मैंडो उस रोबोट के लिए जाल तैयार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ये है कि वो लोग उस रोबोट को मारने नहीं जाएंगे, वो लोग उस रोबोट को और उन सभी लुटेरों को इस कबीले तक लाएंगे और फिर अपनी प्लानिंग के हिसाब से उनको मार। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उन लोगों को अपना काम पूरा करना है। तो वो दोनों पूरे कबीले को तैयार रहने को बोल उन शिकारी और उस रोबोट को कबीले तक लाने के लिए निकल जाते हैं। तो अब वो दोनों रात होने पर उस कैंप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सारे लुटेरे होते हैं। तो वहाँ घुसकर काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं और वो वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर उनके बाकी बचे साथी भी और वो रोबोट भी उनका पीछा करना शुरू कर देते और वो दोनों उनको दौड़ाते हुए अपने कबीले तक लेकर आ जाते, जहाँ पर सभी कबीले के लोग और उनके सारे ट्रैप तैयार है। लेकिन वो रोबोट उस नदी तक, उस बनाए हुए पानी के गड्ढे तक नहीं आता है। वो उस जाल बनाए हुए पानी के गड्ढे के पास ही आकर रुक जाता है और वो वहीं खड़ा होकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस कारण से उनका वो प्लान फ्लॉप होता दिखता है। और साथ में अब सभी लुटेरे भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो पहुंचकर वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार बदले में कबीले के लोग उनसे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डून सीधा उस रोबोट के ऊपर अटैक करने लग जाती है, ताकि वो एक कदम और बढ़ाकर उस पानी उनके बनाए हुए गड्ढे में गिर जाए। और जैसे ही वो रोबोट उनके बनाए गड्ढे में गिरता है, तुरंत ही मैंडो उस पर एक बम प्लांट कर उसे उड़ा देता है, जिसे देखकर वो सभी शिकारी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और उस कबीले की जीत हो जाती है, जिससे वो कबीला काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो लोग सेफ हैं और वो शिकारी गलती से भी इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। और अब दोबारा से वो कबीला शांति से जीना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मैंडो डून को बताता है कि उसने इस बच्चे के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया है और उसको पता है एक ना एक दिन वो सभी हंटर्स उसको कहीं ना कहीं से भी ढूंढ लेंगे, जिस कारण से इस बच्चे की भी जान मुश्किल में आ जाएगी। तो वो ये नहीं चाहता और उसने सोच लिया है कि वो इस बच्चे को यहीं पर छोड़ देगा और वो खुद यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो वो लोग उसको ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। तो इसके बाद मैंडो उस विडो औरत से जाकर मिलता है और वो उसे बोलता है उस बच्चे को यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बात सुनते ही वो औरत मैंडो बोलती है कि उसके कबीले के सभी लोग चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर रुके, क्योंकि कबीले के सभी लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और असलियत में मैंडो भी अंदर से यही चाहता है, क्योंकि मैंडो भी इस औरत मन ही मन पसंद करता है। तो अब इस पॉइंट पर वो औरत मैंडो का हेलमेट निकालने की कोशिश करती है, मगर एकदम से मैंडो ये करने से रोक देता है और वो बोलता है कि उसे यहाँ से जाना ही हो। तो वो औरत भी मैंडो को फोर्स नहीं करती है और वो बोलती है कि वो इस बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखे। मगर इसी पॉइंट पर दूसरी तरफ से एक शिकारी उस बच्चे को शूट करने की कोशिश करता है, मगर एंड पॉइंट पर डून वहाँ पहुंचकर उस शिकारी को पीछे से ही जान से मार देती है। इसके बाद जब मैंडो वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ये भी एक शिकारी और उसके पास वही ट्रैकर है जो बच्चे को ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब अब सभी शिकारियों को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है और अब बच्चे को यहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं। तो अब मैंडो अपने साथ उस बच्चे को भी यहाँ से ले ही जाएगा, जिसके लिए वो तुरंत रेडी हो जाते हैं और पूरे कबीले को अलविदा बोलकर दोबारा से वहाँ से निकलने को रेडी हो जाती, मगर साथ में डून भी उन सबको अलविदा बोलकर अपने अलग रास्ते पर निकल जाती है। और ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू होता है, जहाँ मैंडो अब बच्चे को लेकर सॉगन प्लेनेट से भी निकल गया है, क्योंकि उनकी लोकेशन के बारे में सभी हंटर्स को पता चल गया। मगर स्पेस में जिस टाइम वो हवा में ही उड़ रहे होते तब भी उन लोगों के ऊपर एक दूसरे जेट से कुछ हंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनको मैंडो किसी तरह से मार देता है। मगर उनकी फायरिंग से मैंडो के शिप पर काफी ज्यादा नुकसान होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो किसी तरह से अपने पास ही मौजूद एक प्लेनेट पर अपने शिप को उतार देता है और वो अपने शिप को एक मरम्मत करने वाली औरत को रिपेयर करने के लिए दिखाता है। और ये औरत अपने कुछ रोबोट ड्रॉइड की मदद से इसको अपने शिपों को रिपेयर करती है। लेकिन मैंडो को ड्रॉइड्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो उसको साफ साफ बोलता है कि उसके शिप को ड्रॉइड बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, उसको खुद उसके शिप को रिपेयर करना पड़ेगा। तो बदले में औरत बोलती है कि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि शिप की हालत भी ऐसी है कि उसमें पैसे काफी ज्यादा खर्च होने वाले हैं, क्योंकि उसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है। मगर मैंडो के पास इस टाइम कुछ खास पैसे नहीं होते, लेकिन मैंडो उसको रिपेयर करने के लिए बोल देता है और वो खुद किसी काम की तलाश में उसी प्लेनेट पर यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देता है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहाँ पर मौजूद ड्रॉइड को बताता है कि वो एक शिकारी है, क्या उसको यहाँ पर कोई काम मिल सकता है। लेकिन ड्रॉइड बोलता है कि उसके पास यहाँ कोई भी काम नहीं। मगर उसी टाइम उसी रेस्टोरेंट बैठा एक व्यक्ति जिसका नाम टोरो होता है, वो मैंडो की ये बात सुन लेता है और वो
मैंडो को अपने पास बुलाता है। तो अब टोरो मैंडो को बताता है वो भी एक शिकारी है और उसके पास एक काम है जिसमें उसको एक सैंड नाम की खूंखार कातिल को पकड़ना है। और असलियत में टोरो भी उसी ग्रुप के लिए काम करता है जिसके लिए मैंडो करता था, और उसी ग्रुप को इस टाइम मैंडो धोखा देकर यहाँ वहाँ भाग रहा है, लेकिन टोरो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब टोरो उसे बोलता है उसे उस कातिल को पकड़ना है जिसका नाम सैंड है, और उसके पास वो ट्रैकिंग डिवाइस भी है जिससे उसे पता चला है यहीं के एक रेगिस्तान में वो इस टाइम छुपी हुई है। लेकिन मैंडो सैंड का नाम सुनते ही ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो एक काफी खतरनाक कातिल है और उसे पकड़ना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। और वो उसे भी यही बोलता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मैंडो के जाते समय टोरो उसे रोक कर बोलता है कि ये उसका पहला काम और उसको उसके बदले इनाम नहीं चाहिए, तो वो चाहे तो उसका सारा इनाम रख सकता है। वो बस उस सैंड को पकड़कर अपने शिकारी ग्रुप को देना चाहता है ताकि उसका नाम बन सके और उसकी इज्जत हो सके। अब सारे पैसों का नाम सुनकर मैंडो मान जाता है क्योंकि मैंडो को अपना शिप रिपेयर कराने के लिए काफी पैसे चाहिए। तो अब मैंडो टोरो को शाम को मिलने के लिए बोलता है और साथ में वो उसको 2 स्पीड बाइक लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैंडो दोबारा से अपने शिप की ओर निकल जाता है, और जब वो अपने शिप के अंदर घुसता है तो वो देखता है अच्छा उस जगह पर नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। तो वो गुस्से में बाहर आकर उस औरत से बच्चे के बारे में पूछता है, मगर वो बच्चा इस समय उस औरत के पास होता है और वो उसे काफी प्यार कर रही होती है, जिसे देखकर मैंडो शांत हो जाता है। तो अब मैंडो उस औरत को बोलता है कि वो एक काम पर जा रहा है तो वो उस बच्चे का ध्यान रखे। और इसी के तुरंत बाद उसी जगह के बाहर टोरो भी आ जाता है क्योंकि अब उन दोनों को सैंड को पकड़ने के लिए उस रेगिस्तान तक निकलना है। अब इसी पॉइंट पर टोरो की नजर भी उस बच्चे की तरफ जाती है, मगर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे को इस समय सभी हंटर्स ढूंढ रहे हैं। तो अब वो दोनों उस स्पीड बाइक से उस ट्रैकर को लोकेट करते हुए उस ट्रैकर को फॉलो करते हुए उस रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं जिसके आसपास सैंड छुपी हुई है। मगर उसी रास्ते में उनको एक दूसरे हंटर की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, और ये बॉडी किसी और की नहीं उन्हीं के जैसे एक हंटर की थी जो यहाँ पर सैंड को ढूंढने आए होते हैं। लेकिन जब मैंडो उस बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है तभी उनके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो लोग साइड में छिप जाते हैं। और ये गोलियां किसी और ने नहीं सैंड नहीं चलाई, क्योंकि उसने इस हंटर को मारकर बीच में इसलिए डाला था क्योंकि इस हंटर को सैंड ने ही मारकर बीच में डाला ताकि वो यहाँ आने वाले हंटर्स आसानी से गोली चला। तो अब मैंडो बोलता है उन दोनों को रात होने का इंतजार करना होगा और रात में वो दोनों उस पर अटैक करेंगे। तो कुछ ही समय बाद रात हो जाती है और अब मैंडो टोरो को बोलता है उन दोनों को पूरी स्पीड के साथ अपनी बाइक से सैंड की ओर निकलना है, लेकिन उन्हें बीच बीच में हवा में फ्लैश लाइट जलाते हुए जाना है, हवा में फ्लैश गन फायर करना जिसकी रोशनी से टोरो की आंखों के आगे कुछ सेकंडों के लिए धुंध छा जाएगी और उसी टाइम में वो लोग उसके पास तक पहुंच जाएंगे। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो लोग फ्लैश लाइट की मदद से सैंड को कई बार धोखा देते हैं, मगर एंड में सैंड अपने निशाने मैंडो की बाइक उड़ा देती है। लेकिन टोरो उसके पास पहुंच जाता है और वो उसको गन की मदद से कंट्रोल कर लेता है, और इसी के बाद मैंडो भी वहां पहुंच जाता है। तो वो दोनों मिलकर उसको हथकड़ी लगा देते हैं। लेकिन अब जब वो लोग सैंड को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब उन लोगों के पास केवल एक ही बाइक, एक बाइक के ऊपर 3 लोग नहीं बैठ सकते। तो मैंडो बोलता है कि वो पास ही में जाकर कुछ जुगाड़ कर वापस आता है। तब तक उसे सैंड का ध्यान रखना है कि वो काफी चालाक और तेज है। तो मैंडो कुछ जुगाड़ करने के लिए वहां से निकल जाता है और यहाँ पर अब सैंड और टोरो एक साथ अकेले होते हैं। इसी तरह से रात गुजर जाती है, मगर सुबह होते ही सैंड टोरो को भड़काने की कोशिश करती है, मगर टोरो पहले उसकी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जिसे देखकर वो टोरो को फिर से पैसों का लालच देती है। मगर पैसों का भी टोरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टोरो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है, वो तो इज्जत बनाने के लिए कर रहा है ताकि उसके ग्रुप में नाम हो सके। तो अब सैंड टोरो को बताती है कि उसने सुना था कि एक मैंडोलोरियन उनके शिकारी ग्रुप से धोखा करके भागा हुआ है, और उसको लगता है कि हो ना हो ये मैंडो ही वही है, क्योंकि अब दुनिया में मैंडोलोरियन काफी कम है और मैंडो को देखकर लगता है कि वो काम यही कर सकता है। और साथ में जिस चीज को वो लेकर भागा है वो एक छोटा बच्चा है। तो ये बात सुनते ही टोरो को वो बच्चा ध्यान आ जाता है जो उसने मैंडो के पास देखा था। तो उसे भी कंफर्म हो जाता है कि ये हो ना हो मैंडो भी वही है। तो अब टोरो उसे समझाती है कि अगर वो मैंडो और बच्चे को उन लोगों के पास ले जाकर सौंप तो उसका सबसे ज्यादा नाम हो जाएगा, क्योंकि इस समय उससे ज्यादा कीमती मैंडो है और वो बच्चा है, और ये करने में वो उसका साथ देगी अगर वो उसे खोल देता है। तो ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे टोरो अब सैंड को छोड़ देगा, जिसके लिए वो उसके पास जाता है। लेकिन वो उसके पास जाते ही उसे सीधा गोली मार देता है, और वो अपने आप में ही बड़बड़ाता है कि अगर वो उसे खोल देता तो वो उसे जान से मार देता, और उसे क्या फर्क पड़ता है, वो इसके मरने का प्रूफ अपने ग्रुप को दे देगा, और साथ में वो मैंडो को भी बंदी बनाकर उन लोगों के पास ले जाएगा, जिससे उसकी डबल इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो इसके बाद सीधा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद मैंडो एक जानवर को लेकर वहाँ तक पहुँचता है तो वो देखता है कि सैंड वहाँ पर पहले से ही मरी पड़ी है, और टोरो वहाँ से अपनी बाइक लेकर गायब। तो वो जल्दी अपने शिप की ओर पहुँच जाता है, जहाँ वो बाहर देखता है कि टोरो की बाइक यहाँ पर
पहले से ही खड़ी है, इसका मतलब टोरो अंदर है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है टोरो ने उस बच्चे को और उस बाइक रिपेयर करने वाली को अपने गन पॉइंट पर रख रखा है। तो वो अब उसे बोलता है कि उसे पता चल गया है कि वो इस समय इतना कीमती है, और अगर वो इस बच्चे को और उसको जाकर अपने ग्रुप को सौंप तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी। लेकिन इसी बीच मैंडो दोबारा से एक फ्लैश लाइट फायर कर देता है, जिससे कुछ सेकंडों के लिए टोरो की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और इसी का फायदा उठाकर मैंडो टोरो को मार देता है और वो सबको बचा लेता है। और अब तक वो औरत मैंडो का सिप भी रिपेयर कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा से उसको अलविदा बोलकर और उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। और ये एपिसोड नंबर 5 भी यहीं पर फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 6 तो शुरुआत होती है, जहाँ पर अब मैंडो जाकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम रैन होता है, और ये जगह एक स्पेस स्टेशन होती है जहाँ पर रैन रहता है। और असलियत में मैंडोलोरियन मैंडो यहाँ पर खुद आया है काम की तलाश में। तो अब रैन उसको बताता है कि उनका एक साथी है जो कि दूसरी गैंग की लड़ाई के कारण पकड़ा गया है, और काम यही है कि उसको वहाँ से छुड़ाकर वापस लाना है। और उसने इस काम के लिए 5 लोगों की टीम बनाई है। उन्हीं टीम मेंबर में से एक मैंडो भी होने वाला है। मगर उस मिशन के अंदर उनको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मैंडो का वो शिप, जो काफी पुराने मॉडल का है। मगर ये बात रैन ने मैंडो को पहले नहीं बताई थी, जिसको सुनकर मैंडो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन रैन बोलता है कि उससे ज्यादा जरूरत उन लोगों को उसके शिप की है, और अगर वो ये शिप और अगर वो लोग और अगर उसने उसको ये शिप नहीं दिया तो उनको उसकी भी जरूरत नहीं है। इसके बाद रैन मैंडो को बाकी सभी मेंबर से मिलाता है जो उसके साथ इस मिशन में होंगे। इनमें से पहला है मैफेल, जो कि काफी अच्छा निशानेबाज है और यही बंदा इस मिशन का इंचार्ज रहने वाला है। दूसरे का नाम बर्ग है, जो कि एक काफी ज्यादा शक्तिशाली प्राणी है, इसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति है। और तीसरा एक ड्रॉइड रोबोट है जिसका दिमाग काफी तेज है और उन लोगों को इसकी जरूरत मिशन में पड़ेगी। आखिरी और फाइनल एक सिया नाम की एलियन होती है, और ये सिया और मैंडो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि पहले ये दोनों रैन के साथ एक ही टीम में काम करा करते थे। मगर बीच में रैन इनको छोड़कर चला गया। अब ये पांचों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो लोग इसको उस जेल से छुड़ाएंगे, जिसमें डिसाइड होता है जीरो मैंडो के उस प्लेन को खुद उड़ाकर उस स्पेस स्टेशन जेल तक लेकर जाएगा, जहाँ पर वो शिप में रहकर ही उस जेल के कैमरास वगैरह को हैक कर उनको आगे का रास्ता साफ करके देगा। और उसके उलट ये चारों अंदर जाकर बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए उनके साथी को निकाल कर वापस आ जाएंगे। तो अब वो यही करते हैं और तैयार होकर मैंडो के शिप से जेल की ओर निकल जाते हैं। इस समय उस शिप को जीरो चला रहा होता है, मगर यहाँ शिप के अंदर ये तीनों मिलकर मैंडो को काफी ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो उससे काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। मगर मैंडो को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एंड में जब वो बर्ग मैंडो का हेलमेट उतारने की कोशिश करता है तो उन दोनों की थोड़ी सी फाइट हो जाती है, और उन्हीं में से एक पंच के कारण वो डोर ओपन हो जाता है, जिस डोर के पीछे वो बच्चा होता है। तो अब वो सभी उस बच्चे को देखकर मैंडो से सवाल पूछते हैं कि ये कौन है। तो मैंडो उनको बोलता है कि ये उसका एक पेट है। तो उनको इस बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एंड में वो लोग उस जेल तक पहुंच जाते हैं। और प्लानिंग के हिसाब से जीरो जल्दी से उस जेल के सभी कैमरास और डोर को हैक करके उनके लिए एक डोर ओपन कर देता है, जिसके बाद वो चारों उस जेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इस जेल की खासियत ये है कि यहाँ की रखवाली केवल रोबोट करते हैं, मतलब ड्रॉइड। और अगर उन लोगों ने किसी भी ड्रॉइड को मारा तो बाय डिफॉल्ट ही वो मैसेज सभी ड्रॉइड के पास चला जाएगा। इसका मतलब इन लोगों को बिना किसी ड्रॉइड को मारे या उनकी नजरों में आए बिना ही अपने आदमी को यहाँ से छुड़ाकर भागना है। तो अब जीरो शिप में बैठकर जेल के सभी सिस्टम को हैक कर लेता है, और वो उनको वायरलेस की मदद से आगे का रास्ता बताता है, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ही आगे बढ़ने पर जेल के गार्ड रोबोट्स उन लोगों को देख ही लेते हैं और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंडो अब उन लोगों को अपनी असली पावर दिखाता है, जिसमें वो अकेला ही उन 5-6 ड्रॉइड्स को खत्म कर देता है। लेकिन अब इस कारण से जेल में मौजूद सभी ड्रॉइड्स उन लोगों के बारे में पता चल गया है, और वो लोग उसे वो सभी ड्रॉइड उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो वो समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जेल के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको इस रूम में एक इंसान मिलता है जो इस रूम को कंट्रोल करता है। तो वो उनको देखते ही उन पर गन तान देता है। तो बदले में ये सब भी उसके ऊपर गन तान देते हैं। लेकिन साथ में उस इंसान के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है, और वो उन सबको धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाया तो वो ये बटन दबा देगा। तो वो लोग उस पर गन तानते हुए उसे ये गलती ना करने की बात बोलना शुरू कर देते हैं और उसे डराना शुरू कर देते हैं। असलियत में इस आदमी के हाथ में एक ट्रैकर डिवाइस है, जिसका बटन दबाते ही इस जेल के बाहर मौजूद सभी फाइटर्स को ये पता चल जाएगा कि जेल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और इस ट्रैकर को फॉलो करते हुए कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर वो सभी फाइटर जेट से पहुंच जाएंगे। तो वो सभी उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उससे वो ट्रैकर मांगने की कोशिश करते हैं। मगर ये देखकर मैंडो उन सबको रोकने के लिए उन सब पर गन तान देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो लोग यहाँ पर किसी को भी मारेंगे नहीं, जिस कारण से उन लोगों की वहाँ पर आपस में तू मैं हो जाती। मगर इस चीज का फायदा उठाकर सियाना एक चाकू जल्दी से उस इंसान को मार
मार देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। मगर साथ में वो मरने से पहले उस ट्रैकर के बटन को भी दबा देती है। इसका मतलब अब उन लोगों के पास केवल 10 मिनट का ही टाइम है अपने उस साथी को यहाँ से छुड़ाने का, क्योंकि 10 मिनट बाद यहाँ पर काफी सारे फाइटर जेट्स के साथ पहुंच जाएंगे। तो अब वो लोग जल्दी से कंट्रोल रूम से पता लगाते हैं कि उनका आदमी किस सेल के अंदर है, और वो तेजी से ड्रॉइड्स को मारते हुए उस सेल तक पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग सेल का दरवाजा ओपन करते हैं तो उसमें एक क्वीन नाम का एलियन होता है, जो सेम टू सेम सियाना जैसा होता है, और असलियत में सियाना का बड़ा भाई है, जिसको मैंडो भी पहले से ही जानता है, क्योंकि ये भी पहले इन्हीं के साथ था। और अब क्वीन बाहर आते ही मैंडो को बोलता है कि वो उसी की गलती के कारण यहाँ पर फंसा हुआ है और अब उसको यहाँ पर रहना होगा। और ये बोलते ही वो लोग मैंडो को धक्का देकर उस जेल के अंदर बंद कर देते हैं। इसका मतलब इन लोगों का प्लान यही था कि मैंडो को किसी तरह से यहाँ पर लाना है और क्वीन को छुटाकर उसको ही इस सेल के अंदर बंद कर देना है। अब वो सभी उसको बंद कर वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, मगर यहाँ पर मैंडो अपने सेल के बाहर एक गार्ड ड्रॉइड को अपने हथियारों की मदद से पकड़कर मार देता है। और साथ में उसका हाथ जिसके अंदर इसका डोर खोलने की होती है, उससे वो अपना डोर ओपन कर लेता और बाहर आ जाता। मगर जब ये बात जीरो देखता है तो वो उन सब इस बारे में बताता है कि मैंडो दोबारा से बाहर आ गया है, जिसे सुनकर वो चारों काफी ज्यादा शौक होते हैं। तो वो लोग अब दोबारा से प्लान बनाते हैं कि वो सब अलग अलग जाकर पहले मैंडो को जान से मारेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। मगर इसी भी उन सबका कनेक्शन जीरो से टूट जाता है और अब जीरो उन लोगों को कुछ भी गाइडेंस नहीं दे पाता है। मगर साथ में जीरो को शिप के अंदर वो बच्चा जो अपने रूम से बाहर आ गया, लेकिन वो जीरो को देखते ही छुप जाता है। तो अब जीरो उस बच्चे को मारने के लिए शिप में यहाँ ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ अब मैंडो सीधा उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वो उस आदमी का वो ट्रैकर उठा लेता है। इस बारे में आपको आगे पता चलेगा कि उसने ये ट्रैकर क्यों उठाया। मगर उसी टाइम वहाँ पर बर्क आ जाता है और वो मैंडो को देख, जिस कारण से उन दोनों की वहाँ फाइट होना शुरू हो जाती है। पहले तो बर्क मैंडो पर काफी भारी पड़ता है, मगर मैंडो अपनी फुर्ती से बर्क को जान से मार देता है। मगर मैंडो बर्क को डोर्स के बीच में फंसाकर ही जान से मार देता है। और वो बर्क को मारने के बाद एक एक करके सभी बाकी के बचे सभी लोगों को पीट कर काफी बुरी तरह मारता है। और अब एंड में वो क्वीन को भी पकड़ लेता है। मगर क्वीन मैंडो को देखते ही समझ जाता है कि उसने सभी को मार दिया है। लेकिन अब क्वीन मैंडो को पैसों का डबल लालच देता है और वो उसे बोलता है कि अगर वो उसको रैन तक पहुंचा दे तो वो उसको डबल पैसे देगा। तो इस बार पता नहीं क्यों मैंडो इस चीज के लिए मान जाता है और वो क्वीन को अकेला ही रैन तक पहुंचाने के लिए ले जाता है। और जैसे ही वो दोबारा से शिप में पहुंचता है तो वो पहुंचते ही जीरो को भी खत्म कर देता है। इसी के कुछ ही टाइम बाद अपने शिप से रैन के स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहाँ वो क्वीन को रैन को सौंप देता है और वो अपना इनाम लेकर वहाँ से निकलने लगता है। मगर जैसे ही मैंडो वहाँ से निकलता है तभी रैन अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उसके पीछे जाकर उसके शिप को उसी के साथ खत्म कर दें। मगर अब एक सस्पेंस खुल जाता है कि रैन की जेब बीप की आवाज आना शुरू हो जाती है और जब वो उस चीज को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि ये वही ट्रैकर है जो उस जेल के अंदर था। इसका मतलब कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर वो सभी फाइटर जेट्स इस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए पहुंच जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है। देखते ही देखते वहाँ पर वो सभी फाइटर जेट पहुंच जाते हैं और वो रैन के उस स्टेशन के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जिसमें रैन और क्वीन एक साथ मारे जाते हैं। और इस तरह से मैंडो दोबारा से खुद को और बच्चे को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके साथ गए वो सभी मेंबर्स इस समय उसी की जेल में बंद हैं, क्योंकि शायद मैंडो ने उन सबको जान से नहीं मारा था। उसने उन लोगों को केवल मारकर वहाँ के जेलों में ही बंद कर दिया है। और ये एपिसोड नंबर 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है जहां मैंडो दोबारा से बच्चे को बचाते हुए वापस से एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच मैंडो के पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज किसी और का नहीं, ग्रीफ का होता है, जिसको धोखा देकर मैंडो भाग रहा है। मगर इस बार ग्रीफ उसे बताता है और ग्रीफ उसे बोलता है कि जो गोली उसने उसके ऊपर चलाई थी उससे उसकी जान बच गई। मगर अब वो उसे अपने हालात बताता है और वो बोलता है कि जब वो क्लाइंट के उस बच्चे को वहाँ से लेकर भाग गया, उसके बाद क्लाइंट ने वहाँ मौजूद सभी हंटर्स को काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दी और उन लोगों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। और वो लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ काफी सारे फाइटर ट्रूपर्स हैं और वो केवल उसको और उस बच्चे को ही चाहता है। और जब तक उसे वो नहीं मिलेगा तब तक वो तबाही मचाते रहेंगे। तो अब ग्रीफ उसे बोलता है कि वो पुरानी बात भूलकर दोबारा से वापस आ जाए, जिसमें वो बोलता है कि वो दोनों उस बच्चे को क्लाइंट को देने का दिखावा करेंगे, जिसमें वो उसको और उसके बच्चे को उस क्लाइंट को देने का दिखावा करेंगे। जहाँ मौका उठाकर मैंडो उस क्लाइंट को जान से मार दे। क्लाइंट
मारा गया तो उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी। और साथ में अगर वो ये काम नहीं करता है तो पूरी जिंदगी उसके पीछे क्लाइंट के भेजे हुए हंटर आते ही रहेंगे, क्योंकि वो उस बच्चे को लिए बिना नहीं मानने वाला। और अब मैंडो को ये बात ठीक लगती है, क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो हंटर उसके पीछे आते ही रहेंगे। और उन हंटर्स को रोकने का भी एक ही तरीका है कि वो जाकर ग्रीफ की मदद करे। तो वो अब सीधा ही अपना शिप लेकर डून के पास पहुंचता है, क्योंकि वो दोबारा से इस काम के लिए डून को अपना साथ रखना चाहता है। और यहाँ वो उसको इस काम के बारे में बताता है, जिसके लिए डून मान जाती है। मगर अब उन लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो दोनों ग्रीफ को मारने जाएंगे तो उस समय इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंडो सीधा क्विल से जाके मिलता है और वो उसे पूरी बात बताते हुए समझाता है कि उसको उसके ऊपर पूरा भरोसा है, और वो चाहता है कि जिस टाइम वो दोनों क्लाइंट को मारने जाएंगे उस समय वो इस बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि उसको उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो कुछ मनाने पर क्विल भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर वो IG-11 रोबोट भी आ जाता है, जिसे इस बच्चे को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जिस कारण से मैंडो ने उसे मार दिया। अब उसे देखकर मैंडो दोबारा से घबरा जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन अब क्विल उसे बताता है उसने उस रोबोट को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि जब उसने उस रोबोट को मारकर इस बच्चे को यहाँ से ले गया था तो उसके बाद क्विल वहाँ पर जाकर इस रोबोट को अपने साथ ले आया था और उसने इस रोबोट की पूरी रीप्रोग्रामिंग कर दी है, जिसमें अब इस रोबोट का काम बचाने का है, ना कि मारने का। लेकिन मैंडो को उस रोबोट के ऊपर एक पैसे का भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन क्विल बोलता है कि उसकी ये शर्त है कि उसके साथ उसके दोनों पेट और साथ में IG-11 रोबोट भी जाएगा, और अगर उसे ये शर्त मंजूर नहीं है तो वो भी यहाँ से नहीं जाएगा इस बच्चे की देखभाल करने के लिए। तो क्विल की इस शर्त के कारण मैंडो मान जाता है उन दोनों को साथ ले जाने के लिए। तो अब वो पूरी तैयारी के साथ अपने शिप से ग्रीफ के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्रीफ पहले से ही अपने 2 आदमियों के साथ होता है। अब यहाँ इनके प्लान के अकॉर्डिंग ग्रीफ बच्चे को और मैंडो को उस क्लाइंट के पास बंदी बनाकर ले जाएगा, लेकिन ये केवल एक ट्रैप है। और जैसे ही मैंडो क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो उसे जान से मार देगा। और इसी प्लानिंग के हिसाब से वो सब क्लाइंट के पास निकल जाते हैं। और उसी रात जब वो लोग एक जगह पर रुककर आराम कर रहे होते हैं, तभी कुछ ही सेकंडों में उस जगह पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसमें वो उड़ने वाले डायनासोर क्विल के 2 जानवरों को भी उठाकर ले जाते हैं, और साथ में उस उड़ने वाले डायनासोर के अटैक के कारण ग्रीफ के हाथों पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और उसके शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है। और ये जहर इतना तेज होता है कि कुछ ही सेकंडों में ग्रीफ की मौत हो जाएगी। पर जब ये सब वो छोटा बच्चा देखता है तो वो ग्रीफ के पास आता है और वो दोबारा से कमाल करके दिखा देता है, जिसमें वो अपना एक हाथ ग्रीफ के जख्म पर रखता है और वो उसको कुछ ही सेकंडों में एकदम ठीक कर देता है, मगर साथ में वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर ग्रीफ और उसके साथियों को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना पावरफुल है। लेकिन इसके बाद मैडो और डूना को भी शक हो जाता है कि कहीं ये देखकर ग्रीफ और उसके साथियों का मन बदल तो नहीं गया है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बच्चा कितना पावरफुल है, और ये देखने के बाद कहीं उनका प्लान बदल ना गया हो। अब वो दोनों ग्रीफ और उसके आदमियों से काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अब कुछ आगे चलने के बाद ग्रीफ अचानक से अपने साथ के दोनों आदमियों को ही गोली मार देता है, और इसका कारण वो ये बताता है कि असलियत में उन लोगों का प्लान यही था कि तुम सबको यहाँ पर लाकर जान से मारकर उस बच्चे को क्लाइंट को सौंप देना, मगर कल रात जब से इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है उसके बाद से मैं इस बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकता। इस कारण से ही उसने अपने दोनों आदमियों को मार दिया। लेकिन ये बात सुनकर मैंडो और डून को अब उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, तो वो लोग बोलते हैं अब बच्चा वहाँ पर नहीं जाएगा, वहाँ पर केवल बच्चे का वो छोटा सा शिप जाएगा जिसके अंदर वो रहता है, और जैसे ही मैंडो क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो वो उसे खत्म कर देगा। तो अब मैंडो क्विल को उस बच्चे को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, और वो उसे बोलता है कि वो जल्दी से इस बच्चे को दोबारा से शिप में ले जाए और वो शिप में मौजूद प्रोटेक्शन लेयर को ऑन कर दे, क्योंकि ऐसा करते ही उस शिप के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा। तो क्विल भी ऐसा ही करता है, उस बच्चे को लेकर अपने जानवर से दोबारा से शिप की ओर निकल जाता है। और इसके दूसरी तरफ अब ग्रीफ अपनी प्लानिंग के हिसाब से मैंडो को लेकर क्लाइंट के पास ले जाता है, जहाँ क्लाइंट मैंडो को और उस खाली बच्चे के शिप को लेकर क्लाइंट के पास पहुंच जाता है बंदी बनाकर। अब मैंडो को और उस बच्चे के शिप को देखकर क्लाइंट काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो मैंडो के ऊपर काफी गुस्सा भी रहता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया। अब इसी बीच उस क्लाइंट के पास उसके भी बॉस का फोन आ जाता है, और फोन पर उसका बॉस उसे बोलता है वो जल्दी से बच्चे के उस शिप को खोलकर चेक करे कि उसके अंदर बच्चा है या नहीं। मगर इससे पहले ही मैंडो अपने हाथ खोलकर क्लाइंट पर और उसके लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। इसी के साथ पूरी गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पर वो लोग होते हैं उसी टाइम काफी सारे ट्रूपर बाहर से घेर लेते हैं, और इस जगह से और कोई रास्ता बाहर जाने का है भी नहीं, तो वो लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो अब ये सिचुएशन देखकर मैंडो वायरलेस से क्विल से बात करता है, और वो उसे बोलता है वो जल्दी से शिप पर पहुंचकर यहाँ से बच्चे को लेकर निकल जाए, क्योंकि वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। मगर उनकी ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद 2 ट्रूपर्स अपने हेलमेट में लगे वायरलेस डिवाइस से सुन लेते, और वो जल्दी से सीधा अपनी स्पीड बाइक से क्विल की ओर उस बच्चे को लेने के लिए निकल जाते हैं। मगर इस बारे में क्विल और मैंडो को नहीं पता होता है कि यहाँ से 2 ट्रूपर उन्हें पकड़ने के लिए निकल गए हैं। अब यहाँ पर
उस क्लाइंट का वो मेन बॉस भी आ जाता है, जो अपने साथ और भी ज्यादा टूपर्स लेके आता है। और अब वो यहाँ आते ही उन लोगों को बोलता है कि वो लोग चारों तरफ से फंस चुके हैं और कुछ ही टाइम में उसके लोग वो बच्चा भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 7 भी फिनिश हो जाता है। एपिसोड नंबर 8, तो एपिसोड नंबर 8 शुरू होता है जहाँ पर वो दोनों टूपर्स अपनी स्पीड बाइक की मदद से क्विल को शिप के अंदर घुसने से पहले ही मार देते हैं और वो उस बच्चे को लेकर दोबारा से वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस समय वो इस चीज के बारे में अपने हेडक्वार्टर से परमिशन ले रहे होते हैं कि इस बच्चे को कहाँ पहुंचाना है, उसी टाइम पर वहाँ पर IG-11 रोबोट आ जाता है और वो आते ही उन दोनों टूपर्स पर अटैक कर देता है, क्योंकि अब वो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम हो गया है। तो अब वो उस बच्चे को लेकर सीधा वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर उन तीनों को क्लाइंट के उस बॉस ने अपने सभी टूपर्स के साथ घेर रखा है और इन लोगों के पास भी यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब वो लोग बाहर उन लोगों को मारने के लिए एक काफी खतरनाक हथियार सेट करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम ई-वेब ब्लास्टर होता है। पर वो बॉस उनको मारने से पहले चेतावनी देता है कि वो लोग इस बारे में बात कर सकते हैं और साथ में वो मैंडो को उसके असली नाम से बुलाता है। मतलब जब वो एक छोटा बच्चा था और वो मैंडलोरियन नहीं बना तब का नाम लेकर उसे वार्निंग देता है। अब मैंडो को उसका असली नाम सुनकर ये साफ साफ पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, एक मॉफ नाम का आदमी है, जो कि उसी ग्रुप का लीडर था जिसने उसके प्लेनेट पर आकर तबाही मचाई थी और सबको मारा था। और अब हम लोगों को यहाँ पर मैंडो की असली स्टोरी पता चलती है, जिसमें वो अपने मॉम डैड और अपने लोगों के साथ एक प्लेनेट पर रहते थे, जिस जगह पर मॉफ और उनके सभी लोगों ने अटैक कर उस प्लेनेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया और सारे लोगों को भी। लेकिन मैंडो को काफी सारे मैंडोलियन आकर बचा लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद मैंडो भी इन्हीं में से एक बन जाता है। और ये व्यक्ति और कोई नहीं वही है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि मैंडो को ही मैंडोरियन ने बचाया था। मगर साथ में मैंडो को ये भी समझ में आ जाता है कि शायद इन लोगों के हाथ से वो बच्चा निकल गया है, वरना ये अभी तक उन लोगों को जान से मार और इसी कारण से वो इन लोगों से बात करना चाहता है। तो अब जल्दी से मैंडो दोबारा से वायरलेस से क्विल से बात करने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी बात IG-11 से होती है, क्योंकि क्विल तो मारा जा चुका है और उसका वायरलेस डिवाइस इस टाइम IG-11 के पास होता है, जिसके पास इस समय बच्चा है। तो अब वायरलेस IG-11 उसको पूरी बात बताता है और वो बोलता है कि वो उनको बचाने के लिए बच्चा लेकर वहीं आ रहा है। और उसी के कुछ मिनटों बाद IG-11 स्पीड बाइक उस जगह पर पहुंच जाता है और वो आते ही वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन सभी टूपर्स को मारना शुरू कर देता है, इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों भी टूपर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में वो उस वेब ब्लास्टर को भी खत्म कर देते हैं। मगर इन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो लोग दोबारा से अंदर भाग के आ जाते हैं और साथ में इस बार IG-11 और बच्चा भी उन्हीं के साथ होता है। लेकिन इस खतरनाक फाइट में मैंडो भी घायल हो जाता है, जिसमें उसके सर पर काफी चोट लगती है, जिससे ओवर ब्लीडिंग होने लगती है। पर दूसरी तरफ IG-11 को एक सीवर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से भागकर बाहर निकल सकते हैं। तो वो जल्दी से उस सीवर की जाली को काट देता है। मगर मैंडो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो डून उसे बोलती है कि उसको उसका खून रोकने के लिए उसका हेलमेट निकालना होगा। लेकिन हेलमेट निकालने से मैंडो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वही उसका रूल है, चाहे उसकी जान चली जाए मगर वो अपना हेलमेट किसी भी कीमत पर नहीं उतारेगा। तो वो डून को अपना एक लॉकेट देते हुए बोलता है कि वो जल्दी से जाकर यहीं पर मौजूद उसके साथियों से मिले और उसको ये लॉकेट दिखाते हुए बताए, जिसके बाद उसके वो साथी उसकी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। मगर अब दूसरी तरफ से वो ट्रूपर्स फायर ब्लास्टर की मदद से उस जगह को जलाना शुरू कर देते हैं और एक ट्रूपर्स उनके पास भी पहुंच जाता है, जो उनको जलाने ही वाला होता है कि बच्चा दोबारा से अपनी सुपर पावर से उसके ब्लास्टर की आग को रोक देता है और उस ट्रूपर को मार गिराता है। मगर साथ में वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। तो अब उस जगह को जलता हुआ देख डून उस बच्चे को लेकर ग्रीफ के साथ उस सीवर में घुस जाती है और वहां से बाहर निकलने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगती है। मगर IG-11 मैंडो के साथ वहीं पर रुक जाता है और अब मैंडो IG-11 को बोलता है कि वो उसको गोली मार दे और वो भी यहाँ से चला जाए। मगर IG-11 बोलता है कि अब उसके प्रोग्राम में किसी को मारना नहीं, उसके प्रोग्राम में अब बचाना है। तो अब वो मैंडो को उसका हेलमेट उतारने के लिए बोलता है, ताकि वो उसकी ब्लीडिंग को रोक सके और उसका कुछ इलाज कर सके। मगर मैंडो ये करने से साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि उनका रूल है कि उनको कोई भी आंखें देख नहीं सकती, जिसके जवाब में IG-11 मैंडो को बोलता है कि उसकी कोई आंखें नहीं है, क्योंकि वो तो रोबोट है और उसको देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सुनकर मैंडो IG-11 को अपना हेलमेट उतारने देता है और हम इस वेब सीरीज में पहली बार मैंडो का चेहरा देख तो हेलमेट उतरते ही IG-11 मैंडो के जख्मों पर स्प्रे मारकर खून रोक देता है और वो उसे लेकर जल्दी से खुद भी सीवर में पहुंच जाता है और कुछ ही चलने पे वो सभी दोबारा से एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब वो लोग साथ मिलकर ही उस सीवर को पार करने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा चलने पर मैंडो देखता है कि उसके सभी साथियों के हेलमेट्स एक जगह पर पड़े हुए हैं, मतलब उसके सभी साथियों को मार दिया गया है। अब ये देखकर मैंडो ग्रीफ के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसके सभी दोस्तों को मरवाया है। मगर ग्रीफ बोलता है कि उसके लोगों ने ये सब नहीं किया है और इसी पॉइंट पर वहाँ मैंडो की वो
साथी जो हथियार बनाने का काम करती है वो आती है और वो उनको बताती है कि किस तरीके से क्लाइंट के लोगों ने ही उसके सभी साथियों को मारा है, मगर शायद कुछ साथी अभी भी बचे हुए हैं जो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए हैं और कुछ लोग इसी प्लेनेट पर छुप कर रह रहे हैं। मगर जब उसकी नजर उस बच्चे पर जाती है तो वो उन सबको बताती है कि ये एक ऐसी प्रजाति का बच्चा है जो कि जादूगर प्रजाति है और इनके पास काफी ज्यादा शक्ति होती है और इस गैलेक्सी के अंदर किसी जगह पर इसका पूरा एक प्लेनेट है। तो अब वो मैंडो को बोलती है कि भगवान ने उसे ये काम दिया है और उसे ये काम पूरा करना होगा, मतलब इस बच्चे को इसके प्लेनेट तक पहुंचाना ही होगा। मगर मैंडो उसे बोलता है कि उसको उनके साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रूपर्स आ रहे हैं। पर वो उसे बोलती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी क्योंकि उसके बचे हुए साथी अभी भी इस प्लेनेट पर हो सकते हैं और वो उन्हीं के साथ यहाँ पर रहेगी और वो उन्हीं के लिए यहाँ पर रहना चाहती है। तो के जाने से पहले वो उसको एक उड़ने वाला सूट बना कर देती है, जिसके बाद मैंडो हवा में भी उड़ सकता है। तो वो उस सूट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मैंडो की वो साथी वहीं पर रुक जाती है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर काफी सारे ट्रूपर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उन सबको काफी बुरी तरह से मार के गिरा देती है। और यहाँ पर अब ये लोग उसी सीवर में मौजूद एक लावा की नदी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको एक बोट भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो लोग उस जगह से बाहर निकलने लगे। मगर वो लोग देखते हैं इस सुरंग के बाहर ही और वो उनके बाहर आने का वेट ही कर रहे हैं और अब ये बोट लावा के बहाव के कारण रुक भी नहीं रही है। तो इस कारण से अब IG-11 बोलता है कि वो बोट से पहले बाहर जाएगा और खुद को ब्लास्ट करके उन सभी ट्रूपर्स को मार देगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है अब उन लोगों के पास। लेकिन अब मैंडो IG-11 के ये करने से उसको रोक, अभी अभी IG-11 उसकी जान बचाई और वो ये नहीं चाहता है दूसरा और कोई रास्ता ना होने के कारण IG-11 जल्दी से उस लावा के अंदर उतर जाता है और वो बोट से पहले ही उस सुरंग के बाहर पहुंचकर उन ट्रूपर्स के सामने अपने आप को ब्लास्ट कर लेते, जिस कारण से वो सभी ट्रूपर्स मारे जाते हैं और साथ में IG-11 भी। और जब उन लोगों की बोट बाहर पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी ट्रूपर नहीं होता है, लेकिन इसी टाइम पर उनके ऊपर हवा से एक प्लेन अटैक करना शुरू कर देता है और उस प्लेन के अंदर और कोई नहीं, वो क्लाइंट का बॉस ही होता है। तो अब उसको मारने के लिए मैडो अपने उसी सूट को इस्तेमाल करता है जो उसके साथ जो उसको उसकी साथी ने बना कर दिया था, जिसकी मदद से वो उड़ जाता है और वो उस बॉस के और वो उस क्लाइंट के बॉस के प्लेन पर जाकर एक बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देता है, जिस कारण से उसका वो पूरा प्लेन जमीन पर गिर जाता है और अब ये सब सेफली बाहर पहुंच जाते हैं। और अब ग्रीफ मैडो को बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ दोबारा से काम कर सकता है, लेकिन मैडो बोलता है उसे उसका सबसे जरूरी काम करना है कि इस बच्चे को उसके प्लेनेट तक पहुंचाना है। मगर उसके साथ काम करने के लिए डून मान जाती है और अब डून ग्रीफ के साथ ही हंटर का काम करेगी और मैडो उस बच्चे को उसकी सही प्लेनेट तक छोड़ने के लिए वहां से शिप लेकर निकल जाता है। लेकिन इसी के पीछे हम देखते हैं कि वो बॉस अपने प्लेन के गिरने के बाद भी जिंदा बचा हुआ है और वो सुरक्षित अपने उस प्लेन से बाहर आ जाता है। मगर इसी पॉइंट ये वेब सीरीज सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।